आज अपन एलपीएम की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर अध्ययन करेंगे सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग यानी रिप्रोडक्शन किस प्रकार से किया जाता है। तो पशुओं के अंदर प्रजनन की जो पद्धतियां हैं, वर्ण एवं निष्कासन कैसे किया जाता है, उनका सिलेक्शन कैसे करते हैं, उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो ब्रीडिंग क्या होता है? तो ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है, नर तथा मादा पशुओं को संतान उत्पादन हेतु पारस्परिक मेटिंग करना जो किन्हीं उद्देश्यों पर आधारित हो प्रजनन कहलाता है। यानी उद्देश्य क्या हो सकते हैं, जैसे अधिक दूध देने वाली नस्ल हो, अच्छा बाढ़ ढोने वाली नस्ल हो, उस प्रकार से क्या उद्देश्य अपना क्या है, जैसे मीट उत्पादन के लिए है, तो उस आधार पे अपन प्रजनन करवाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ब्रीडिंग कहते हैं। तो प्रजनन द्वारा पशुओं में इच्छित गुण लाने के लिए उन्हें अपने संबंधियों अथवा पूर्वजों या जाति के पशुओं से मेटिंग कराने के लिए अपनाए गए ढंगों को ही प्रजनन पद्धतियां यानी सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग कहते हैं। पशु प्रजनन के बाद पशुओं की निरंतर उन्नति के लिए पर्यावरण, प्रजनन की पद्धति तथा वर्ण तीन प्रमुख यंत्र है, जिनकी सहायता से यदि वह कुशल प्रजनक है तो उत्तम प्रकार के पशुओं को उत्पन्न कर सकता है। यानी पर्यावरण, प्रजनन की पद्धतियां और वर्ण सिलेक्शन जो करता है, तो कोई पशुपालक है तो जो पशु प्रजनक होता है वो क्या करता है, अच्छे नस्ल की सांड से जब किसी उद्देश्य के लिए, जैसे कोई दूध उत्पादन वाली नस्ल है, तो जैसे देसी गाय से होल्स्टीन फ्रीजियंस का जो क्रॉस करवाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसे दूध उत्पादन अधिक देने वाली नस्ल है, उसके गुण विकसित किए जाते हैं। इसी प्रकार सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन किस प्रकार से करते हैं, तो वो भी उद्देश्य के आधार पर करते हैं। जैसे अपन को मीट उत्पादन के लिए, बोझा ढोने के लिए और दूध उत्पादन के लिए, या किसी नस्ल के अंदर फैट ज़्यादा है दूध के अंदर, तो उस आधार पे अपना क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन के लिए उसको काम में लेते हैं। तो वैसे कोई भी प्रजनक पद्धतियां सफलता अथवा असफलता की साक्षी नहीं होती, यानी उसमें सफलता मिले या न मिले इसका कोई साक्ष्य नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, अपन जो सांड या जो गाय काम में ले रहे हैं, यानी प्रजनन के लिए जो काम में ले रहे हैं, तो उसके लिए उसके जो पूर्वजों के गुण भी उसमें पहले से ही उपस्थित होते हैं, तो उनके गुण भी आ जाते हैं। तो ये सफलता और असफलता का कारण होता है कि उसके गुण जो अपन ने ब्रीडिंग के लिए जो काम में लिया है या सांड जो उपयोग में किया है, तो उसका गुण ही उसमें आए, यह सिद्ध नहीं होता है, यानी इसमें सफलता मिले या न मिले इसका कोई साक्ष्य नहीं होता है। अतः पशु प्रजनन को सर्वप्रथम प्रजनन पद्धति अपनाने से पहले अपने उद्देश्यों को जान लेना अति आवश्यक है। किन किन प्रयोजनों के लिए वह प्रजनन कर रहा है। विभिन्न श्रेणी के पशु प्रजनकों के उद्देश्य विभिन्न होते हैं, जो कि निम्न प्रकार। अब इसमें पहला क्या है, गाय भैंस प्रजनक के उद्देश्य यानी एम्स गोल्स या ये होना बहुत जरूरी है, यानी उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्या होना, क्या क्या होने चाहिए, जो भी कोई प्रजनक है तो उसके लिए एक उद्देश्य होता है कि अपन किस उद्देश्य के लिए ही प्रजनक या ब्रीडर का काम कर रहे हैं, यानी ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए। गाय भैंस के अंदर क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, युवा पशुओं में वृद्धि की दर तीव्र हो, पशु शीघ्र प्रजनन योग्य हो, और पशुओं में स्वयं रोग से बचने की क्षमता यानी रेजिस्टेंट पावर जो होती है वो होनी चाहिए, और मादा पशु नियमित रूप से बच्चा देने वाला हो, यानी उसमें फोल्टिंग जो होती है, यानी एक बार बच्चा देने के बाद दोबारा वह बच्चा नहीं दे पाती है, तो इस कंडीशन के लिए यह उद्देश्य होना चाहिए कि मादा पशु नियमित रूप से बच्चा देने वाला हो, दूध का उत्पादन तथा उसमें वसा की मात्रा अधिक हो, यानी हाई मिल्क प्रोडक्शन और विथ हायर फैट। ये क्या हो गए, ये गाय भैंस के लिए अगर जब अपन ब्रीडिंग करते हैं तो उसके अंदर ये उद्देश्य मेन रखा जाता है। जैसे रोग से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, और उसमें दूध व वसा की मात्रा अधिक होनी चाहिए। नर पशु अच्छे कार्यवाहक और शक्तिशाली यानी गुड फॉर वर्क होने चाहिए, और लॉन्ग यूजफुल लाइफ यानी जीवन आयु अधिक होनी चाहिए। बच्चों में मृत्यु दर कम हो, और पशु बाह्य वातावरण से कम प्रभावित हो, यानी जैसे भी इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उसमें प्रभावित
कम प्रभावित होने वाला पशु होना चाहिए। तो ये गाय और भैंस के अंदर उद्देश्य रखे जाते हैं ब्रीडिंग के समय, यानी जब रिप्रोडक्शन अपन करते हैं किसी फार्म पर, तो जो प्रजनक होता है या जो पशुपालक होता है तो वह इन चीज़ों का मेन विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो भेड़ प्रजनन के लिए क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो भेड़ के अंदर क्या होता है, ऊन ऊन प्राप्त होती है, तो उसके लिए क्या होता है, ऊन का उत्पादन अधिक मिलता हो, ऊन अच्छी जाति की हो, यानी उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, उत्तम तथा अधिक मात्रा में मांस मिलना चाहिए, यानी उत्तम किस्म का जो मांस होता है, या जैसे कोई भेड़ पालक है, भेड़ जो होती है उसको मांस उत्पादन के लिए पाल रहा है, तो उसमें मांस के उत्पादन क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, रोग से बचने की शक्ति होनी चाहिए, यानी रेजिस्टेंट ऑफ डिजीज रोग, और भेड़ बाह्य प्रतिकूल वातावरण में कम प्रभावित हो, यानी रेजिस्टेंट ऑफ एडवर्स कंडीशन, यानी जब सर्दी गर्मी या जो रेगिस्तान की जो भेड़ें होती है उनमें क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, और जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है उसके अंदर वह प्रतिकूल वातावरण में भी रह सकती है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर भेड़ों के उद्देश्य रखे जाते हैं। तो भेड़ स्वस्थ एवं बड़ी होनी चाहिए। तो ये भेड़ों के लक्ष्य उद्देश्य हो गए। और सुअर प्रजनन के लिए क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो शीघ्रता से वृद्धि करने वाला हो, पशु का शरीर क्या होना चाहिए, जो सुअर है उसका गठिला सुगठित शरीर होना चाहिए, शारीरिक भार में वृद्धि अधिक होनी चाहिए, अधिक मांस प्राप्त होना चाहिए, और बच्चे स्वस्थ व अधिक संख्या में होने चाहिए। तो ये सुअर का जो प्रजनन करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, तो उसमें ये गुण होने चाहिए, तब ही प्रजनक जो होता है वह इन उद्देश्यों को लेकर ही ब्रीडिंग का कार्य करता है। अब आता है घोड़े के अंदर। तो अश्व प्रजनक के लिए क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो घोड़ा अधिक तिरोगामी होना चाहिए, यानी अधिक स्पीड से चलने वाला होना चाहिए, उसमें शक्ति अधिक होनी चाहिए, और रोग से बचने की शक्ति भी होनी चाहिए, प्योर ब्रीड एवं अट्रैक्टिव होना चाहिए, यानी शुद्ध नस्ल का जो घोड़े की जो नस्ल होती है उसमें शुद्धता होनी चाहिए, और वह सुंदर होना चाहिए। तो ये गुण किसके हो गए, ये उद्देश्य हो गए इसमें घोड़े के प्रजनन कार्य करने के लिए। फिर आता है मुर्गी प्रजनन के उद्देश्य, यानी जो ब्रीडर होता है मुर्गियों के अंदर जो ब्रीडिंग करता है, तो उसमें क्या क्या उद्देश्य रखा जाता है? तो उसमें मुर्गियों में रोगों से बचने की विशेष शक्ति होनी चाहिए, तो जो में मृत्यु दर कम या बहुत कम होनी चाहिए, और मुर्गियां जल्दी अंडे देने वाली होनी चाहिए, गोश्त यानी जो मीट है वो मीट अधिक व अच्छी गुणवत्ता वाला होना चाहिए, अंडे बड़े और अधिक मिलने चाहिए, यानी अंडे बड़े आकार के हो, और उनकी संख्या क्या होगी, वर्ष भर अधिक होनी चाहिए। तो उपरोक्त प्रकार के उद्देश्य विभिन्न श्रेणी के पशु प्रजनकों के हैं, परंतु अपने देश में इस प्रकार के पृथक पृथक पशु प्रजनकों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि अपने देश में इन उद्देश्यों को या प्रजनन कार्य है जो बहुत ही कम होता है। इसी कारण अपने देश के अंदर अधिक दूध देने वाली गाय जैसी है उनका भी कार्य चल रहा है, और जो अधिक दूध देने वाली नस्लें हैं उनको विकसित किया जा रहा है। आजकल क्या हो रहा है, देशी नस्लों पर अधिक जोर दिया जा रहा है, क्योंकि उनमें रोग से लड़ने की क्षमता, दूध उत्पादन और दूध के अंदर प्रोटीन, विटामिन और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले तत्व या पाए जाते हैं, और अधिक वसा की मात्रा भी पाई जाती है। इसी कारण देश के अंदर अब देशी नस्लें जो होती है, जैसे साहिवाल है, गायों के अंदर साहिवाल है, गिर है, थार पारकर है, इन नस्लों पर अधिक जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, साथ में दूध उत्पादन भी अच्छा है, और वसा की मात्रा भी अच्छी है। इस कारण इन पे अधिक जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जो विदेशी नस्लें थी तो वो वातावरण के अनुकूल नहीं थी, और दूध उत्पादन तो था लेकिन उनके अंदर वसा की मात्रा की कमी थी। तो अब हमारे देश में स्थिति में मांग के अनुसार निम्नलिखित उद्देश्य कर सके पशुपालकों के हैं। अधिक दूध उत्पादन के लिए प्रजनन कार्य किए जा रहे हैं, और कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त जातियों का प्रजनन यानी ब्रीडिंग किया जा रहा है। जैसा कि अभी भी वर्णन किया गया है कि विभिन्न पशु प्रजनकों के उद्देश्य पृथक पृथक होते हैं, क्योंकि वे विभिन्न कार्यों के लिए पशुओं का प्रजनन करते हैं, परंतु सभी श्रेणियों के पशु प्रजनकों के लक्ष्य अथवा ध्येय यानी एम्स एक समान ही होते हैं। इसके अलावा भी
निम्नलिखित है। पशु प्रजनकों के लक्ष्य यानी ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनिमल्स ब्रीडर्स, क्या उनके उद्देश्य होने चाहिए या लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो उसके अंदर क्या है, जो पशु उनके पास है उससे और उत्तम पशु पाने की अभिलाषा से प्रजनन का कार्य किया जाता है। पशु समूह की उन्नति के लिए प्रजनन करना और पशु जाति की उन्नति के लिए प्रजनन करना। इसके लिए क्या होता है, पशु समूह की उन्नति करना, यानी समूह है मतलब जैसे साहिवाल नस्ल की गाय है तो उनके अंदर साहिवाल नस्ल की अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली गाय होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, समूह जो हर्ड होता है, झुंड होता है, उसमें उन्नति करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। और पशु जाति की उन्नति के लिए यानी एक विशेष नस्ल के लिए अच्छे नस्ल के सांड और गाय रखी जाती है, अधिक दूध उत्पादन वाली, जिसमें फैट की मात्रा अधिक हो, अधिक समय तक दूध देने वाली हो और समय समय पर बच्चा देने वाली गाय हो। इस प्रकार से उनको ये लक्ष्य रखे जाते हैं। पशु प्रजनकों के भेद यानी काइंड ऑफ एनिमल ब्रीडर्स, तो अधिक उत्पादन अथवा कार्य वाले पशुओं को उत्पन्न करने वाले और केवल उत्तम सांड की प्राप्ति के लिए प्रजनन करने वाले, यानी उत्तम सांड यानी एक नस्ल की विशेष के सांड उत्पन्न करने के लिए भी प्रजनन कार्य किया जाता है। और दूसरा पशु प्रजनन को दूसरा क्या कार्य करता है, वो अधिक उत्पादन यानी जो दूध उत्पादन है, मीट उत्पादन है, उनके लिए कार्य करता है। तो वो इस प्रकार से उनमें भेद हो गए। तो अब आता है प्रजनकों के लिए प्रथम आवश्यकताएं यानी प्री रिक्विसाइट्स ऑफ ब्रीडर्स, यानी उनके लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती है। तो प्रजनन की विभिन्न पद्धतियों एवं उनसे उत्पन्न होने वाले लाभप्रद अथवा हानिप्रद गुणों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और अपने कार्य में पूर्ण रुचि एवं लगन रखने वाला होना चाहिए, यानी जैसे भी कोई वो क्रॉस करवा रहा है किसी अच्छी गाय या अच्छे सांड से जो मैटिंग करवा रहा है, तो उसमें उसकी रुचि होनी चाहिए ताकि वो उस गाय को समय समय पर उसको क्या आहार देना है, क्या न्यूट्रिशन देना है, तो उसे अच्छी नस्ल की जो गाय या बच्चिया या जो बछड़ा प्राप्त होगा तो वो अच्छी नस्ल का होगा। तो उनको जो केयर मैनेजमेंट किया जाता है उसमें उसकी लगन होनी चाहिए, यानी एक बार क्रॉस करवाने के बाद वो उसको भूल जाए, तो ऐसे करने से क्या होगा, अच्छी नस्ल के जो पशु है वो प्राप्त नहीं होंगे। तो ये प्रजनक की क्या होती है, आवश्यकता होनी चाहिए। प्रजनक के अंदर क्या क्या आवश्यकता होनी चाहिए, तो इसमें असफलता या हानि होने पर वह अपने कार्य से निराश न होकर संलग्न तथा तत्पर रहे। यानी उससे अगर असफलता मिलती है, जैसे कोई उसने कोई क्रॉस करवाया या उस गाय या भैंस के अंदर या भेड़ या बकरी के अंदर अबो से यानी गर्भपात हो गया, तो उससे उसको उत्पादन जो होना था यानी जो बच्चे है बच्ची पैदा होनी थी, तो उसमें असफलता प्राप्त हो गई उसमें, क्योंकि वो बच्चा जीवित नहीं रहेगा। तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो गया, उसको समय अधिक लगेगा, तो उसके कारण उसको निराश नहीं होना चाहिए, उसको आगे भी वह कार्य करना चाहिए। तो पशु प्रजनन की पद्धतियां, प्रजनन की दो प्रमुख विधियां हैं। यह वर्गीकरण संयोग करने वाले नर एवं मादा पशु के पूर्व संबंध के आधार पर किया जाता है, यानी अंतः प्रजनन इनब्रीडिंग केवल संबंधित पशुओं में प्रयोग होता है, वही प्रजनन में यह असंबंधित पशुओं में प्रयोग होता है। अंतः प्रजनन के अंदर क्या होता है, जैसे समान नस्ल को एक जैसी जो नस्ल है उसी का क्रॉस करवाया जाता है। और वही प्रजनन के अंदर क्या होता है, जो गाय की अलग गाय भैंस या जिसकी है वह अलग नस्ल है उसका क्रॉस करवाते हैं, तो वह वही प्रजनन हो गया। तो अंतः प्रजनन के अंदर क्या होता है, इन ब्रीडिंग के अंदर यह प्रजनन की वह प्रणाली है जिसमें 4 से 6 पीढ़ी तक के संबंधित नर एवं मादा पशुओं को संभोग के लिए चुना जाता है, यानी मेटिंग करवाई जाती है। अंतः प्रजनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनब्रीडिंग, तो आपस में संभोग करने वाले नर एवं मादा पशुओं की घनिष्ठता के आधार पर अंतः प्रजनन निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। यानी घनिष्ठता है मतलब उसकी जो नस्ल है उसकी जो नजदीकियां हैं, जैसे जिस गाय का क्रॉस किसी सांड से करवाया उसके बछड़ी जो पैदा हुई उसी का वापस उसके पिता या जो बछड़ा है उसकी माता से क्रॉस करवाया जाता है, तो वह क्या हो गया, घनिष्ठता हो गई, उससे पशु जाति विशेष की नजदीकियां हो गई। इसमें पहला क्या आता है, क्लोज ब्रीडिंग। तो यह अंतः प्रजनन की वह विधि है जिसमें बहुत ही निकट के घनिष्ठ पशुओं का
संभोग यानी मेटिंग करवाई जाती है। इट इज ए टाइप ऑफ इनब्रीडिंग इन विच द मेटिंग्स आर मेड बिटवीन वेरी क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स। जैसे उदाहरण के रूप में क्या लिया, जैसे सगा भाई सगी बहन, तो जैसे एक ही गाय की जो बच्चिया और जो बछड़ा था उनका आपस में क्रॉस करवाते हैं तो क्या हो गया, संपर्जन यानी क्लोज ब्रीडिंग हो गया। बेटा का क्रॉस माँ से और पिता का क्रॉस बेटी से। जब इस प्रकार से क्रॉस करवाया जाता है तो क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग यानी समान जाति के पशुओं का आपस में क्रॉस करवाना। तो ये हो गया संपर्जनन। अब अंतर्वंश प्रजनन, इसमें क्या होता है, संपर्जन के अलावा जो प्रजनन 4 से 5 पीढ़ियों से संबंधित पशुओं में होता है अंतर्वंश प्रजनन कहलाता है। ये डेफिनेशन हमेशा पूछी जाती है, जैसे 2 नंबर के अंदर पूछ लिया तो उसमें ये पूछा जाता है भी, यानी अंतर्वंश प्रजनन की डेफिनेशन लिखो या संप्रजनन की डेफिनेशन लिखो, या इनब्रीडिंग क्या होता है, ब्रीडिंग क्या होता है, इनके बारे में जैसे डेफिनेशन पूछी जाती है। अंतःवंश प्रजनन के अंदर क्या होता है, इस विधि के अंदर किसी खास सांड के उत्तम गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी तक संतान में बनाए रखने के लिए किया जाता है। यानी जो एक सांड होता है अच्छी नस्ल का है तो उसको पीढ़ी से अगली पीढ़ी, उससे अगली पीढ़ी के अंदर समानता बनाए रखने के लिए मैटिंग करवाई जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे चचेरा भाई चचेरी बहनी, यानी जो गाय थी उसकी बच्चियां थी, उसकी दूसरी बच्चियां थी, उनके जो बच्चे थे उनका आपस में क्रॉस करवाने में थोड़ा दूर के जो वंशज होते हैं उनसे क्रॉस करवाया जाता है। जैसे चचेरा भाई चचेरी बहन, बाबा पोती और पोता और दादी, जैसे इनका क्रॉसिंग क्या होगी, दूर दूर की होगी। तो इससे क्या होते हैं, अंतर्वंश यानी वंश की चेंज हो गया, वंश चेंज करके क्रॉस करवाया जाता है। अंतः प्रजनन के उद्देश्य एम्स ऑफ इनब्रीडिंग, तो इसमें क्या होता है, प्रजनन की इस प्रणाली को अपनाने का केवल एक प्रमुख उद्देश्य यही है कि अपने पशु झुंड के उत्तम गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी तक संतान में स्थिर रखा जाता है। यानी उसके गुणवत्ता जो गुण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में समानता बनाए रखने के लिए इन जो इनब्रीडिंग किया जाता है, अंतः प्रजनन किया जाता है, वो इसी कारण किया जाता है। अंतः प्रजनन के प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग, इनके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो अंतः प्रजनन की दोनों विधियों अर्थात संप्रजनन और अंतर्वंश के द्वारा प्रभाव समान ही होते हैं। अंतः प्रजनन द्वारा लाभप्रद होने पर दोनों ही प्रकार के प्रभाव होते हैं, यानी इससे लाभ भी होता है और हानि भी होती है। अतः लाभप्रद प्रभावों को हम इस विधि के लाभ और हानिया प्रभावों को इस विधि की हानियां ही कहेंगे। इन प्रभावों को 2 भागों में बांटा गया है। आनुवंशिक प्रभाव यानी जीनोटाइप इफेक्ट्स क्या क्या पड़ते हैं। तो अंतः प्रजनन द्वारा गुणों में समानता बढ़ती है, यानी एक जैसे दिखने वाले पशुओं की संख्या में वृद्धि होती है तथा असमानता कम हो जाती है। उनमें क्या होता है, जब क्लोज इनब्रीडिंग होती है तो उसमें क्या होती है, सारे पशु एक समान दिखाई देते हैं, एक ही नस्ल के जो पशु हैं उनकी संख्या में अधिकता होती है। क्योंकि संबंधित पशुओं को संभोग यानी मेटिंग कराने में समान जीन्स यानी जो जीन्स थे, जो नर और मादा के अंदर जीन्स थे वो अगली पीढ़ी में वो ही जीन ट्रांसफर होंगे, तो उन जीन्स की जो प्रतिशत मात्रा है वो बढ़ती है, असमान जीन्स की प्रतिशत कम हो जाती है, यानी जो असमानता थी उसमें कमी आ जाती है। दूसरा आता है इसमें अंतः प्रजनन द्वारा किसी अज्ञात पशु झुंड की आनुवंशिक रचना को ज्ञात किया जा सकता है। यानी अंतः प्रजनन जब करवाते हैं तो उसमें जो अगर कोई जीन्स दूसरा था तो उससे जो अगली पीढ़ी होगी उसमें उस जीन की अगर प्रभावित है, यानी उस जीन के जो लक्षण दिखाई देते हैं, यानी उन दोनों के लक्षणों के अलावा कोई तीसरा लक्षण आता है तो उसको आनुवंशिक यानी झुंड की आनुवंशिक रचना को ज्ञात किया जाता है। अंतः प्रजनन के साथ पशुओं का चुनाव यदि करते रहे तो एक ही गुण वाला पशु समुदाय प्राप्त हो सकता है और इच्छित गुण स्थिर रखे जा सकते हैं। अंतः प्रजनन के अंदर क्या होता है, पशुओं का जब चुनाव करते हैं तो उनमें एक ही गुण के यानी एक ही गुण, जैसे दूध उत्पादन अच्छा है उनका, या उसमें फैट की मात्रा अधिक है, या अधिक मीट उत्पादन करने वाले जो लक्षण है तो वो उनमें बनाए रखे जा सकते हैं, उनका सिलेक्शन किया जा सकता है। क्योंकि जो अपनी इच्छा से जो ब्रीडिंग करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, इच्छित गुण ही
स्थिर रखे जा सकते हैं। जैसे एक ही समानता रखनी है, एक ही नस्ल के जो पशु रखने हैं अपन को, तो उनमें समानता रखी जा सकती है। अंतः प्रजनन के साथ प्रजनन रक्त की संकेंद्रित करता है, अतः उत्तम एवं शुद्ध जाति के पशु प्राप्त होते हैं। यानी जो अंतः प्रजनन करवाते हैं तो उसमें जो रक्त की संकेंद्रित यानी जो नजदीकी होती है, रक्त संबंध जो होता है उसमें बदलाव नहीं होता है, उसमें क्या होता है, उत्तम एवं शुद्ध जाति के पशु प्राप्त होते हैं। इसके बाद आता है अंतः प्रजनन लाभ एवं हानिप्रद दोनों प्रकार के गुणों की समानता को बढ़ाता है। अतः पूर्वजों के हानिप्रद गुण प्रकट होने पर उस पशु को झुंड से पृथक कर दिया जाता है। यानी जैसे कोई गाय है या कोई बैल है या सांड है, उनमें अगर कोई भिन्नता पाई जाती है या कोई हानिप्रद गुण है, उनको उनके लक्षणों को आधार पर उनको झुंड से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि उनसे अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी सांड के अंदर कोई गुण होता है, यानी हाइट को लेकर है, अगर उसमें हाइट जब क्रॉस करवाते हैं तो उससे जो बच्चिया है, बच्चा पैदा होगा, संतान पैदा होगी, अगर उसमें वो हाइट के अंदर कमी आ जाती है तो उस प्रकार से उन दोनों में से सिलेक्शन करना होता है कि इनमें किसके अंदर इस गुण की हानिप्रद जो गुण है वो इसमें पाए गए हैं, तो उनको अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार उस जाति में ये से घातक कारक समाप्त कर दिया जाता है। फिर आता है सांडों में इस विधि द्वारा अपने गुणों को संतान में भेजने की क्षमता बढ़ती है, जिसे परिपोटेंसी कहते हैं। यानी उसमें क्या बोलते हैं, जैसे कोई गुण है उसमें दूसरी संतान के अंदर भेजने की जो क्षमता होती है उसको परिपोटेंसी कहते हैं। इससे क्या होगा, जो सांड या जो गाय है उसके अंदर जो लक्षण है वो अगली संतान में पैदा किए जा सकते हैं। फिर आता है अंतः प्रजनन द्वारा पैतृकता बढ़ती है, यानी जो पैतृक गुण थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, तो विभिन्नता जो होती है वो कम हो जाती है। फिर आता है अंतः प्रजनन प्रजनन हेतु उत्तम सांड प्रदान करता है। यानी अंतः प्रजनन के द्वारा अगर कोई सांड की उत्पत्ति करते हैं या कोई गाय की उत्पत्ति करते हैं तो उसमें क्या होता है, अच्छी गुणवत्ता वाले या उत्तम जो सांड या गाय जो पैदा की जाती है वो प्राप्त की जा सकती है। अब आता है अंतः प्रजनन के बाह्य प्रभाव, यानी फिनोटिपिक और आउटवर्ड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, दूध देने वाले पशुओं, सूरों तथा मुर्गियों में अधिक समय तक इस प्रजनन पद्धतियों को अपनाने के कारण उनकी वृद्धि दर कुछ सीमा तक घट जाती है। वैसे इस विषय में वैज्ञानिकों एवं प्रजनकों के पृथक पृथक मत दिए हुए हैं, यानी अलग अलग प्रकार के मत दिए हुए हैं वैज्ञानिकों के। उसमें इसके बाद आता है अंतः प्रजनन द्वारा पशुओं के दूध उत्पादन तथा दूध में वसा दोनों में ही कमी ज्ञात की जाती है। अंतः प्रजनन के अंदर क्या होता है, जब किसी गाय या जो सांड अपन काम में ले रहे हैं उसके अंदर अगर वसा की मात्रा कम है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, उसमें गुणवत्ता में कमी आती चली जाती है। अतः प्रजनन द्वारा सभी पशुओं की जनन क्षमता रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी जो होती है वो घट जाती है। इस प्रणाली को अपनाने पर नर तथा मादा पशुओं में शुक्र जनन और अंड जनन क्रिया भी घट जाती है। यानी उनकी जो रिप्रोडक्टिव जो एफिशिएंसी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी उनमें अंड जनन, अंडे के बढ़ना या शुक्राणुओं का बढ़ने में उनमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। तो मुर्गियों में अंडा देने की दर घटती है तथा बच्चों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। ये इनब्रीडिंग के क्या हो गए, हानिकारक प्रभाव हो गए। फिर आता है इच्छित गुणों के साथ साथ कभी अनिच्छित गुण भी पशुओं में स्थिर हो जाते हैं। यानी जब अपन इच्छित रूप से जब कोई गुण अगर प्रकट करने वाले जो पशु है उनकी संख्या में वृद्धि करते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, अनिच्छित गुण भी होते हैं। यानी जो गुण अपन को उन पशुओं के अंदर पसंद नहीं है, यानी कोई गुण जैसे उनकी हाइट का अगर बात करते हैं, जैसे जैसे हाइट घटती जाती है तो वो क्या हो जाता है, वो पशुओं के अंदर जो हाइट वाला जीन हुआ है स्थिर हो जाता है। एक जीन क्या होता है, जब समान रूप से अपन क्रॉस करवाती है एक समान से, तब जो एक जीन जो प्रभावी जीन होता है वो उसमें क्या हो जाती है, समानता आ जाती है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो जीन प्रभावित रहता है, यानी अपना प्रभाव छोड़ता है। इस प्रकार से ये अनिच्छित गुण भी उनमें बने रहते हैं जो कि प्रजनन द्वारा घातक कारक पाए जाते हैं।
फिर आता है अंतः प्रजनन द्वारा उत्पन्न हुए पशुओं में बाह्य वातावरण तथा रोग से बचने की क्षमता घट जाती है। इस प्रकार मृत्यु दर भी अधिक हो जाती है। इससे क्या होता है, जैसे जैसे अपन अंतः प्रजनन करवाते जाएंगे तो उनका जो जहाँ पे जो रह रहे हैं उन वातावरण के आधार पर दूसरे अगर वातावरण में उनको अपन स्थानांतरण करना चाहते हैं या दूसरे स्थान पर ले जाके रखते हैं तो उससे क्या होता है, उन गुणों के अंदर वो उन अनुकूल वातावरण के अंदर या उस डिजीज से लड़ने की जो क्षमता होती है वो उसमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इन ब्रीडिंग के ये क्या है, हानियां होती है। अंतः प्रजनन निम्नलिखित अवस्था में ही अपनाना चाहिए, यानी अंतः प्रजनन के लिए कौन कौन से गुण या किस अवस्था में अपनाना चाहिए, इसके लिए क्या है, 3 मुख्य चीजें दी गई जाती है। यानी औसत श्रेणी से अच्छे पशु झुंड में यह अपनाना चाहिए। पशु प्रजनन को लाभ हानि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जो पशु प्रजनक है उसको लाभ और हानि का ज्ञान होना चाहिए। यानी जिस प्रकार वो मेटिंग करवाता है, जिन पशुओं से मेटिंग करवाते हैं उनके लक्षणों के आधार पर या उनके गुणों के आधार पर उनकी जो लाभ हो रहा है या हानि हो रही है उस चीज के बारे में उसको पशु प्रजनन को पता होना चाहिए। फिर आता है जिस पशु झुंड में 2 या 2 से अधिक सांड प्राप्त हो वहीं पर अंतः प्रजनन का कार्य करना चाहिए। यानी जब एक सांड के अंदर अलग गुण होती हैं, दूसरी के अंदर अलग गुण होती हैं, तो इस प्रकार 2 अलग अलग सांड होने चाहिए। यदि उपरोक्त तीनों अवस्थाएं नहीं है तो अंतः प्रजनन पद्धतियां कदापि नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जो हानि होती है वो बढ़ जाती है। यानी उनसे उत्तम या अच्छी जो गुण है प्राप्त करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाते हैं। फिर आता है बहिर्प्रजनन पद्धतियां। तो ये अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि पशुओं के अंदर बहिर्प्रजनन यानी आउट ब्रीडिंग का कार्य या आउट ब्रीडिंग क्यों करते हैं, तो उसका भी अपन अगले वीडियो में अध्ययन करें। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।